नमस्कार, मैं उर्मिला यादव अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। हम आज द्विवेदी युग और छायावाद युग से संबंधित अगली वीडियो लेके आए हैं। जो यहाँ प्रश्न दिए गए हैं वो पूरी तरह से सत्य हैं और हिंदी साहित्य से संबंधित किसी भी प्रकार के एग्जाम को क्लियर करने में, एग्जाम में सफलता पाने में ये जो प्रश्न है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो में हर प्रश्न को खोल के बताया गया है। वीडियो को इसलिए आप अंत तक देखें, अच्छे से सुने और समझें। आज का हमारा प्रश्न है, हरिओद ने अपने सुप्रसिद्ध महाकाव्य प्रिय प्रवास को पूर्व में क्या नाम दिया गया। यहाँ पूर्ण लिखा गया है, जो टाइपिंग में गलती हो गई है इसकी। पूर्व में क्या नाम दिया गया है, यानी कि जब सबसे पहले प्रिय प्रवास महाकाव्य लिखा गया था तो इसको कुछ और ही नाम दिया गया था। क्या दिया गया था? ब्रजांगना विलाप, ब्रजांगना विरह, ब्रजांगना वियोग और ब्रजांगना दुख का तरता। क्या नाम दिया गया था? आंसर है हमारा क, ब्रजांगना विलाप। जब प्रिय प्रवास हरिओद जी ने काव्य लिखा था 1914 ईस्वी में खड़ी बोली में, तो इसका नाम था ब्रजांगना विलाप। बाद में इसको प्रिय प्रवास नाम दिया गया था। अगला प्रश्न है, मर्यादावादी के रूप में किसे जाना जाता है? किस कवि को मर्यादावादी के रूप में जाना जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु, सियाराम शरण गुप्त। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को मैथिली शरण गुप्त जी को मर्यादावादी कवि के रूप में जाना जाता है। इसका आंसर रखा है मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है, सुक्ति मुक्तावली रचना है, ये किसकी रचना है? सुक्ति मुक्तावली रामचरित उपाध्याय, राय देवी प्रसाद पूर्ण, ज्ञा प्रसाद शुक्ल स्नेही, राम नरेश त्रिपाठी। सुक्ति मुक्तावली रचना है रामचरित उपाध्याय। आंसर इसका है क। अगला प्रश्न है, राय देवी प्रसाद पूर्ण की रचना नहीं है। चार रचना हमारे पास हैं, इनमें से कौन सी नहीं है? चोखे चौपदे, अमलतास, नए सन का स्वागत, देशोद्धार। तो इनमें से आंसर क है, चोखे चौपदे, जो 1932 में लिखा गया था। हरिओद ने लिखा था। तो ये जो अमलतास, नए सन का स्वागत, देशोद्धार, ये सभी रचनाएं राय देवी प्रसाद पूर्ण जी की हैं। अगला प्रश्न है, राम नरेश त्रिपाठी की किस रचना में दक्षिण भारत के रम्य दृश्य हैं? मिलन, पथिक, सौपन, मानसी। मिलन, पथिक, सौपन, मानसी, ये सभी रचनाएं राम नरेश त्रिपाठी जी की हैं। और जो इसका आंसर है पथिक। पथिक है जो 1920 में लिखा गया था। इसमें दक्षिण भारत के रम्य दृश्य हैं। मिलन 1917 में लिखा गया था, ये इनका एक खंड काव्य है। सौपन जो 1929 में लिखा गया था, इस सौपन में उत्तराखंड और कश्मीर का वर्णन है। और सुमना और बसंत सौपन जो इनकी कृति है उसके पात्र हैं। और रामनरेश त्रिपाठी जी को सौपन पर ही हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार मिला था। मानसी जो इनकी कृति है वो 1927 में लिखी गई थी। तो राम नरेश त्रिपाठी की किस रचना में दक्षिण भारत के रम्य दृश्य हैं? किसमें है बताइए? पथिक में है, जो 1920 में लिखा गया था। ये इसमें दक्षिण भारत के रम्य दृश्य हैं इसमें। अगला प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी की कौन सी कृति नहीं है? युगाचरण, समर्पण, करुणा कादम्बिनी और माता। इसका आंसर है करुणा कादम्बिनी। करुणा कादम्बिनी माखनलाल चतुर्वेदी जी की कृति नहीं है। युगाचरण, समर्पण, माता, ये सभी माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, करुणा कादम्बिनी कृति है, ये किसकी कृति है? ज्ञा प्रसाद शुक्ल स्नेही, माखनलाल चतुर्वेदी, सियाराम शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी। तो जो ये करुणा कादम्बिनी कृति है ज्ञा प्रसाद शुक्ल स्नेही की, इसका आंसर है क। अगला प्रश्न है, राम नरेश त्रिपाठी की किस रचना में उत्तराखंड के व कश्मीर का वर्णन किया गया है? सौपन, मिलन, मानसी, जयंत। पहले भी मैंने बताया था कि जो सौपन है इसमें उत्तराखंड और कश्मीर का वर्णन किया गया है। सुमना और बसंत इसके पात्र हैं। और सौपन का जो रचना काल वो 1929 है। मिलन 1917 में लिखा गया खंड काव्य है।
और मानसी 1927 में लिखा गया है। जयंत इनका एक नाटक है। इसका आंसर है सौपन कै, जिसमें उत्तराखंड और कश्मीर का वर्णन है। अगला प्रश्न है, जयंत रामनरेश त्रिपाठी की किस प्रकार की विद्या है? क्या है ये? नाटक जो अभी बताया है, नाटक है ये जयंत इसका रामनरेश त्रिपाठी जी का। अगला प्रश्न है, साहित्य देवता रचना है मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, सिया राम शरण गुप्त, सत्यनारायण कविरत्न। तो साहित्य देवता जो कृति है ये माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। अगला प्रश्न है, गांधीवादी विचारधारा के कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी और ये सभी। मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी सभी जो कवि हैं ये गांधीवादी विचारधारा से उत्प्रोत थे, गांधीवादी विचारधारा के समर्थक थे। अगला प्रश्न है, कुसुमांजलि काव्य कृति है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की, मैथिली शरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी, इनमें से कोई नहीं। तो कुसुमांजलि जो काव्य कृति है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी की है। त्रेता के दो वीर कृति है गोपाल शरण सिंह, माखनलाल चतुर्वेदी, श्याम नारायण पांडे, हजारी प्रसाद द्विवेदी। त्रेता के दो वीर जो कृति है वो श्याम नारायण पांडे जी की है। अगला प्रश्न है, प्राणार्पण रचना है बालकृष्ण शर्मा नवीन, रामचरित उपाध्याय, श्याम नारायण पांडे, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। प्राणार्पण जो रचना है वो किसकी है? बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। अगला प्रश्न है, प्राणार्पण किसके बलिदान पर लिखा गया खंड काव्य है? तो प्राणार्पण बालकृष्ण शर्मा नवीन जी ने लिखा था, खंड काव्य है और ये गणेश शंकर विद्यार्थी के बलिदान पर लिखा गया खंड काव्य है। आंसर इसका ग। अगला प्रश्न है, सियाराम शरण गुप्त की कृतियों को सुमेलित करें। प्रकाशन वर्ष के अनुसार इसको सुमेलित करना है। मृण्मयी, उन्मुक्त, नोआखली, गीता संवाद। जो मृण्मयी है ये लिखी गई थी 1936 में। मृण्मयी का प्रकाशन वर्ष है 1936। उन्मुक्त इसका प्रकाशन वर्ष है 1940। नोआखली इसका प्रकाशन वर्ष है 1946। गीता संवाद इसका प्रकाशन वर्ष है 1947। आंसर हुआ हमारा डी। मृण्मयी 1936, उन्मुक्त 1940, नोआखली 1946, गीता संवाद 1947। अगला प्रश्न है, उर्मिला महाकाव्य किसके द्वारा रचित है? उर्मिला महाकाव्य किसने लिखा था? बालकृष्ण शर्मा नवीन, बालकृष्ण भट्ट, मैथिली शरण गुप्त, गोपाल शरण सिंह। हमारे पास 4 ऑप्शन है, इनमें से किसने लिखा था? ये बालकृष्ण शर्मा नवीन ने लिखा था उर्मिला महाकाव्य। अगला प्रश्न है, उर्मिला महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? 12, 6, 15, 9। तो उर्मिला महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? 9 सर्ग हैं। और जो उर्मिला महाकाव्य है ये 1937 में लिखा गया था, लेकिन इसका प्रकाशन हुआ था 1957 में। और इस उर्मिला महाकाव्य में उर्मिला के जन्म से लेकर लक्ष्मण के पुनर्मिलन तक की कथा कही गई है। और ये खंड काव्य 6 सर्ग हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन ने लिखा है, 1937 में लिखा था, लेकिन प्रकाशित कब हुआ? 1957 में। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण शर्मा नवीन की काव्य कृतियों को सुमेलित करें। कुमकुम, रश्मि रेखा, ए पलक, बिनोवा, सतवन। कब कब प्रकाशित हुई देखते हैं। जो कुमकुम है इसका प्रकाशन वर्ष है 1936। रश्मि रेखा इसका प्रकाशन वर्ष है 1951। ए पलक इसका प्रकाशन वर्ष 1952 और बिनोवा सतवन इसका प्रकाशन वर्ष 1955। आंसर हमारा हुआ ए। कुमकुम 1936, रश्मि रेखा 1951, ए पलक 1952, बिनोवा सतवन 1955। अगला क्वेश्चन है, सियाराम शरण गुप्त की रचना है आत्मोत्सर्ग, दैनिकी, कै और ख दोनों। तो जो गपाष्टक, कौन सी रचना इनकी है? इन चारों में से आत्मोत्सर्ग और दैनिकी, कै और ख दोनों गपाष्टक। तो जो ये हमारी जो रचनाएं हैं इनमें से आत्मोत्सर्ग और दैनिकी दोनों जो रचनाएं हैं ये सियाराम शरण गुप्त जी की हैं। आत्मोत्सर्ग जिसका प्रकाशन 1931 में हुआ था और दैनिकी जिसका प्रकाशन वर्ष 1942 है। गपाष्टक, आगे क्वेश्चन आ गया है, गपाष्टक किसकी रचना है? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, सोहनलाल द्विवेदी, दिनकर, श्याम नारायण पांडे। तो जो गपाष्टक रचना है ये
ज्ञा प्रसाद शुक्ल सनेही जी की है। अगला प्रश्न है, आरोही क्रम में लिखे। कुछ रचनाएं दे रखी हैं, इनको आरोही क्रम में लिखना है। भारत भारती, देहरादून, स्वदेशी कुंडल, उर्वशी। पहले इस आंसर को क्लियर कर दूं कि जो भारत भारती है ये मैथिली शरण गुप्त ने लिखी थी 1912 में। देहरादून ये श्रीधर पाठक ने लिखी थी 1915 में। स्वदेशी कुंडल इसका प्रकाशन वर्ष है 1910, राय देवी प्रसाद पूर्ण की लिखी हुई कृति है। उर्वशी जो उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की कृति है, एक कामाध्यात्म काव्य है और ये 1961 में इन्होंने लिखा था। तो इसके अनुसार आप समझ गए कौन सा आंसर है। सबसे पहले आता है स्वदेशी कुंडल 1910, राय देवी प्रसाद पूर्ण का है। फिर आता है भारत भारती 1912, मैथिली शरण गुप्त। फिर आता है देहरादून श्रीधर पाठक 1915। फिर आता उर्वशी 1961, रामधारी सिंह दिनकर। आंसर हुआ हमारा ख। अगला प्रश्न है, ज्योतिषमती। ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, ज्योतिषमती है किसकी कृति है? गोपाल शरण सिंह, अनूप शर्मा, श्याम नारायण पांडे, गजानन माधव, मुक्ति बोध। ज्योतिषमती जो रचना है ये गोपाल शरण सिंह की है। ज्योतिषमती गोपाल शरण सिंह। अगला प्रश्न है, त्रिधारा मुकुल काव्य संग्रह किसके हैं? त्रिधारा है, एक मुकुल है, ये जो काव्य संग्रह है ये किसके हैं? ऑप्शन है हमारे पास महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, बालकृष्ण शर्मा नवीन और इनमें से कोई नहीं। तो जो त्रिधारा और मुकुल जो काव्य संग्रह हैं ये सुभद्रा कुमारी चौहान के हैं। अगला प्रश्न है, श्रीधर पाठक ने श्रांत पथिक किस छंद में लिखा था? श्रांत पथिक लिखा है श्रीधर पाठक ने रोला छंद में, दोहा छंद में, सोरठा में या चौपाई। इनमें से कौन से छंद में लिखा है? इसका आंसर है रोला। कै रोला छंद में लिखा है श्रांत पथिक श्रीधर पाठक ने लिखा है ये ग्रंथ। अगला प्रश्न है, ठाकुर गोपाल शरण सिंह की रचना नहीं है। 4 रचनाएं, इनमें से कौन सी नहीं है ठाकुर गोपाल शरण सिंह की? संचिता, माधवी, मानवी, कादम्बिनी और सुनाल। हमारे पास 5 है, 4 नहीं है, 5 है। इन 5 में से कौन सी नहीं है? संचिता, माधवी, कादम्बिनी, मानवी और सुनाल। तो सुनाल जो है ये रचना गोपाल शरण सिंह की नहीं है। किसकी है? ये जो सुनाल है ये अनूप शर्मा की कृति है। सुनाल, संचिता, मानवी, माधवी, कादम्बिनी ये सभी जो रचनाएं हैं ठाकुर गोपाल शरण सिंह जी की है और सुनाल अनूप शर्मा की है। तो इसका आंसर आएगा 5वां ड। अगला प्रश्न है, अनूप शर्मा की किस कृति में राधा कृष्ण के कुरुक्षेत्र में पुनर्मिलन का वर्णन है? सुनाल, सुमनांजलि, सिद्धार्थ, फेरी मिलीबो। 4 रचनाएं हैं, चारों ही इनकी है अनूप शर्मा की। सुनाल भी है, सुमनांजलि भी है, सिद्धार्थ भी है, फेरी मिलीबो। तो जो फेरी मिलीबो है इसमें राधा कृष्ण के कुरुक्षेत्र में पुनर्मिलन का वर्णन है। सिद्धार्थ इनका ये 18 सर्गों का खंड काव्य है जिसका प्रकाशन वर्ष तो मेरे ध्यान नहीं है। ये जो सिद्धार्थ है ये महात्मा बुद्ध के जीवन पर आधारित है, 18 सर्ग हैं। अनूप शर्मा का ये खंड काव्य है। और फेरी मिलोबो जिसमें कुरुक्षेत्र में राधा कृष्ण के पुनर्मिलन का वर्णन है। अगला प्रश्न है, सिद्धार्थ प्रबंध काव्य आधारित है, आ गया है अभी जो बताया था। किस पे आधारित है? महावीर स्वामी पे, महात्मा बुद्ध पर, यशोधरा, स्वामी विवेकानंद। तो किस पर आधारित है? ये महात्मा बुद्ध पर आधारित है। इसमें 18 सर्ग है। अगला प्रश्न है, सिद्धार्थ प्रबंध काव्य में कितने सर्ग है? जो पहले ही बता चुकी हूँ, 18 सर्ग है इसमें। उद्धव शतक रचित है सत्यनारायण कविरत्न, सूरदास, जगन्नाथ दास रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त। उद्धव शतक के रचनाकार कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। उद्धव शतक की भाषा क्या है? ब्रज भाषा, खड़ी बोली, मैथिली, संस्कृत। तो किस भाषा में लिखा गया था? ब्रज भाषा में लिखा गया था उद्धव शतक। जो इसका रचना काल है उद्धव शतक का 1929 है, 1929 में लिखा था जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। और ये भरमर गीत परंपरा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। उद्धव शतक जो है जगन्नाथ दास रत्नाकर ने लिखा है, भरमर गीत परंपरा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, 1929 में लिखा गया है ये। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल में रचित भरमर गीत परंपरा की कृति है। आप अनुमान लगाइए कौन सी है? मैंने अभी भी बताया है कौन सी है, ऑप्शन दे देती हूँ। प्रिय प्रवास, उद्धव शतक, भरमर गीत, भंवर गीत। कौन सी है? उद्धव शतक। किसने लिखा है? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। उद्धव शतक का रचनाकार, इसका आंसर पहले ही दे चुके हैं,
1929, 1935, 1927, 1936 कौन सा है? अनुमान लगाओ। आंसर है 1929। संध्या अटन, ये अटन है। संध्या अटन कविता किसकी है? श्रीधर पाठक, निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। जो संध्या अटन कविता है ये श्रीधर पाठक की है। जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना नहीं है। गुणवंत हेमंत, हिंडोला, गंगावतरण, श्रृंगार लहरी। जगन्नाथ दास की जो रचना है वो गुणवंत हेमंत नहीं है। गुणवंत हेमंत श्रीधर पाठक की कृति है और हिंडोला, गंगावतरण, श्रृंगार लहरी ये जो सभी रचनाएं हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। गंगावतरण का रचना काल क्या है? 1929, 1927, 1930, 1935। तो गंगावतरण रचना का कार्यकाल है, रचना काल है 1927। श्याम नारायण पांडे की किस कृति में लक्ष्मण और मेघनाद युद्ध के प्रसंग है? माधव, रिमझिम, त्रेता के दो वीर, हल्दी घाटी। चार रचनाएं, चारों में से आंसर है त्रेता के दो वीर। जो त्रेता के दो वीर इसमें लक्ष्मण और मेघनाद युद्ध के प्रसंग है। हल्दी घाटी महाराणा प्रताप पर आधारित ये काव्य है, इसमें 17 सर्ग है। अगला प्रश्न है, जगत सच्चाई सार कविता है श्रीधर पाठक, अनूप शर्मा, मुकुंदर पांडे, दिनकर। जगत सच्चाई सार जो कविता है वो श्रीधर पाठक की है। अगला प्रश्न है, श्रीधर पाठक ने गोल्डस्मिथ के हर्मिट का अनुवाद किस नाम से किया? एकांतवासी योगी, एकांतवास, उज्जड़ ग्राम, श्रांत पथिक। एकांतवासी योगी नाम से श्रीधर पाठक ने गोल्डस्मिथ के हर्मिट का अनुवाद किया। आंसर है एकांतवासी योगी। अगला प्रश्न है, मुकुटधर पांडे की रचना है आंसू, पूजा फूल, कानन कुसुम। ये सभी रचनाएं हैं ये मुकुटधर पांडे की हैं। पूजा फूल, आंसू, कानन कुसुम सभी मुकुटधर पांडे की कृतियां हैं। अगला प्रश्न है, गंगा लहरी कृति है महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जगन्नाथ दास रत्नाकर, गोपाल राय। जो गंगा लहरी कृति है महावीर प्रसाद द्विवेदी की। मैथिली शरण गुप्त थे, वैष्णव भक्त, शैव भक्त, राम भक्त, कृष्ण भक्ति। कृष्ण कई बार आता है। किस भगवान की पूजा करते थे मैथिली शरण गुप्त? भगवान श्री राम की पूजा करते थे। ये राम भक्त कवि थे। आरोही क्रम में लिखे यशोधरा, द्वापर, शक्ति, विकट भक्त। ये किसकी रचनाएं हैं? सभी रचनाएं मैथिली शरण गुप्त जी की हैं। यशोधरा, द्वापर, शक्ति, विकट भट्ट सभी मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। यशोधरा जो इसका प्रकाशन वर्ष है 1932, द्वापर 1936, शक्ति 1928 और विकट भट्ट 1929। तो समझ गए आंसर कौन सा है? आंसर है शक्ति 1928, विकट भट्ट 1929, यशोधरा 1932, द्वापर 1936। अगला प्रश्न है, नागरी तेरी ये दशा कविता है महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम नारायण पांडे, राधा कृष्ण दास। नागरी तेरी ये दशा जो कविता है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखी थी। आंसर है कै। अगला प्रश्न, अयोध्या का विलाप महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, हरिओद। ये किसकी कविता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की कविता अयोध्या का विलाप और नागरी तेरी ये दशा दोनों ही कविताएं ब्रज भाषा में लिखी है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है ये। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा में कौन सी कृति रचित नहीं है? रस कलश, अयोध्या का विलाप, नागरी तेरी ये दशा, पंचवटी। तो इनमें से कौन सी नहीं है? पंचवटी नहीं है, जो 1925 में लिखी गई थी मैथिली शरण गुप्त ने लिखी थी खड़ी बोली में। और रस कलश हरिओद जी की है ब्रज भाषा में। अयोध्या का विलाप जो अभी पढ़ा है हमने महावीर प्रसाद द्विवेदी की। नागरी तेरी दशा ये भी महावीर प्रसाद द्विवेदी की है ब्रज भाषा में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों को आरोही क्रम में लिखे। रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद। इनका हमें जन्म वर्ष बताना है। पहले इसको क्लियर कर दूं। रामधारी सिंह दिनकर जिनका जन्म 1908 में हुआ था, मैथिली शरण गुप्त जिनका जन्म 1989 में हुआ था, जयशंकर प्रसाद जिसका जन्म 1990 में हुआ था। तो आंसर आप समझ गए होंगे। सबसे पहले आता है मैथिली शरण गुप्त 1989, जयशंकर प्रसाद 1990 और रामधारी सिंह दिनकर 1908। आंसर हुआ ख। अगला प्रश्न है, गुप्त की किस कृति में जोधपुर की एक राजपूत सरदार की 3 पीढ़ियों तक चलने वाली कथा का वर्णन है? विकट भट्ट, रंग में भंग, जय भारत, किसान। तो जो विकट भट्ट है जो 1929 में लिखा था, इसमें राजपूत सरदार, जोधपुर के एक राजपूत सरदार की 3 पीढ़ियों तक चलने वाली कथा का वर्णन है, जो किसान 1917 में लिखी थी उन्हें। अगला प्रश्न है, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। ये पंक्तियां किस कवि की हैं? नथुराम शर्मा शंकर, राम नरेश त्रिपाठी, ज्ञा प्रसाद शुक्ल स्नेही, बाल कृष्ण शर्मा नवीन। तो जो ये रचनाएं हैं, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, ये किसी है? बाल कृष्ण शर्मा नवीन की है। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ी देर में क्लियर करती हूँ, मुझे डाउट लग रहा है।
एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को थोड़ी देर में क्लियर करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, रहस्यवादी गीतों का संकलन है। रहस्यवादी गीतों का संकलन क्या है? हमारे पास जो कृतियां दे रखी हैं, झंकार, रंग बेभंग, शक्ति, विकट भट्ट, सॉरी कहाँ गया, जय भारत, झंकार, रंग बेभंग और शक्ति, इनमें से रहस्यवादी गीतों का संकलन क्या है? झंकार है वो रहस्यवादी गीतों का संकलन है। ये झंकार जयशंकर प्रसाद का लिखा है 1918 में। जो अभी अभी हमने क्वेश्चन किया था, कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, ये पंक्तियां किस कवि की है? ये आंसर इसका नथुराम शर्मा शंकर। नथुराम शर्मा शंकर ने कहा था कि कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। सही आंसर इसका नथुराम शर्मा शंकर है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली को नीरस और कर्ण कटु किसने कहा? श्रीधर पाठक, श्री राम शर्मा, पदम सिंह शर्मा, श्रीकांत वर्मा। जो पदम सिंह शर्मा ने है उसने खड़ी बोली को नीरस और कर्ण कटु कहा था। अगला प्रश्न है, साकेत की रचना का मूल उद्देश्य क्या था? उर्मिला को महत्व देना, देश प्रेम, राम कथा का चित्रण और उक्त सभी। तो इनमें से आंसर है उर्मिला को महत्व देना। जो साकेत लिखी थी 1931 में मैथिलीशरण गुप्त ने, इसमें उनका मूल उद्देश्य क्या था? उर्मिला को महत्व देना। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी सरकार ने देशभक्तिपूर्ण रचनाओं को जब्त, कौन सी जो रचना थी उसको जब्त किया था? राष्ट्र भारती, स्वदेशी कुंडल, राष्ट्रीय वीणा और भारत भारती। तो अंग्रेजी सरकार ने भारत भारती जो मैथिलीशरण गुप्त ने लिखी थी 1912 में, इसको जब्त कर लिया था। ये देशभक्तिपूर्ण रचना थी। राष्ट्र भारती ये रामचरित उपाध्याय की कृति है। स्वदेशी कुंडल राय देवी प्रसाद पूर्ण की कृति है, 1910 में लिखी गई थी। और राष्ट्रीय वीणा ये गया प्रसाद शुक्ल स्नेही द्वारा लिखी की कृति है। तो हमारा इसका आंसर क्या है? भारत भारती, जिसे अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर लिया था। अगला प्रश्न है, दिनकर ने काम आध्यात्म का निरूपण किया है, किस ग्रंथ में किया है? रेणुका, उर्वशी, रश्मिरथी, हारे को हरिनाम। जो चारों रचनाएं ये दिनकर जी की हैं। और मैंने पहले बताया था ये उर्वशी है, 1961 में लिखा गया था। ये कामादातम का काव्य है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसे है? हमारे पास ऑप्शन है श्रीधर पाठक, हरिओद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। जो खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को है। आंसर है गए महावीर प्रसाद द्विवेदी। हृदय तरंग रचना है किसकी है? सत्यनारायण कविरत्न। हृदय तरंग किसकी कृति है? सत्यनारायण कविरत्न की। अगला प्रश्न है, प्रभा और प्रताप पत्रिकाओं का संपादन किसने किया था? माखनलाल चतुर्वेदी, गणेश शंकर विद्यार्थी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सियाराम शरण गुप्त। चार ऑप्शन है, इन चारों में से क्या है? प्रभाव प्रताप का बालकृष्ण शर्मा नवीन ने संपादन किया था। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग के उस कवि का नाम बताओ जिसने अपना समस्त काव्य ब्रज भाषा में लिखा था? सत्यनारायण कविरत्न, जगन्नाथ दास रत्नाकर, ज्ञा प्रसाद शुक्ल स्नेही, नथुराम शर्मा शंकर। तो इनमें से है जगन्नाथ दास रत्नाकर, जिन्होंने अपना समस्त काव्य ब्रज भाषा में लिखा था। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग में ब्रज कोकिल के नाम से किसे जाना जाता है? सत्यनारायण कविरत्न, श्रीधर पाठक, जगन्नाथ दास रत्नाकर, मैथिलीशरण गुप्त। चारों में से कौन है? सत्यनारायण कविरत्न, इसे ब्रज कोकिल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, रोमानी भाव बोध के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? छायावादी कवि, स्वतंत्रतावादी, रहस्यवादी, रिक्तिमुक्त कवि। तो जो रोमानी भाव बोध के जो कवि हैं उनको स्वतंत्रतावादी कवि कहा जाता है। आंसर है ख। छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह है झंकार, आंसू, लहर, चित्राधार। जो छायावाद का जो प्रथम काव्य संग्रह है झंकार, जो जयशंकर प्रसाद ने लिखा था 1918 में। आंसू, लहर, चित्राधार ये भी जयशंकर प्रसाद की कृतियां हैं। तो प्रथम काव्य झंकार है जो 1918 में लिखा गया है। यहाँ से छायावाद के क्वेश्चन शुरू हो गए, ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा है? बहुत बार प्रश्न आता है, इसको ध्यान से देखिए। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। अगला प्रश्न है, छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहां उसका संबंध कथा वस्तु से होता है। छायावाद की परिभाषा किसने दी है? बहुत बार आता है ये, इस परिभाषा को आपको याद करना है। छायावाद का संबंध
छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है। छायावाद की परिभाषा किसने दी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, महादेव वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र। की परिभाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दी है। आंसर है क। जूही की कली है किसकी कविता है? निराला, पंत, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। जूही की कली जो कविता है ये निराला की है। जूही की कली का प्रकाशन वर्ष हुआ 1920, 1916, 1918, 1925। जूही की कली का प्रकाशन वर्ष है 1916। दिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, दिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। ये पंक्तियां किसकी है? प्रेमचंद, मैथिली शरणगुप्त, पंत, निराला जी का पंक्तियां हैं निराला की है। आंसू कृति किसकी है? जयशंकर प्रसाद, पंत, महादेव वर्मा, निराला पहले बता चुके हैं। अनुमान लगाओ कौन सा है? आंसू कृति किसकी है? जयशंकर प्रसाद की, जो 1925 में लिखा गया था। राम की शक्ति पूजा कविता किसकी है? जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत, महादेव वर्मा। राम की शक्ति पूजा एक लंबी कविता है, निराला ने लिखी थी ये, और 1936 में लिखी है। आंसर है निराला है। अगला प्रश्न है, ये छायावाद से संबंधित क्वेश्चन है। परिभाषा है किसने लिखी है? छायावाद की परिभाषा देखिए, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। ये परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन है हमारे पास जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर रामविलास शर्मा, महादेव वर्मा और रामचंद्र शुक्ल। तो जयशंकर प्रसाद ने ये परिभाषा दी है। राम की शक्ति पूजा का समय जो पहले बता चुके 1936, 1935, 1920, 1929, 23 सॉरी। आंसर है इसका 1936। एक लंबी कविता है, निराला जी ने लिखी है। लीन परिधान बीच सुकुमार पंक्ति किसकी है? पंक्ति आ जाती है, इनको बताना होता है किस कवि की है। पंत की, निराला की, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरणगुप्त। नील परिधान बीच सुकुमारी जयशंकर प्रसाद की कामायनी से ली गई है। अगला प्रश्न है, कुक्रमुता निराला, पंत, जयशंकर प्रसाद आगे किसकी कृति है? ये निराला की कृति है, जो 1941 में लिखा था। एक व्यंग्य काव्य है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपको लगे, कैसे लगे और आगे कैसे देने चाहिए। धन्यवाद।